दोस्तों, चुनाव आयोग में एसआईआर को लेकर के आज बड़ी धुआंधार बहस हुई। योगेंद्र यादव और कपिल सिब्बल ने ऐसे ऐसे तर्क रखे कि हर कोई देखता रह गया। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, बताने के लिए भरत जी हमारे साथ हैं। पॉइंट टू पॉइंट एक एक जानकारी आपको मिलने वाली है। भरत जी बताइए। प्रज्ञा जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट के भीतर कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ उसकी डिटेल कुछ डिटेल हमारे पास आ चुकी है, लगभग डिटेल हमारे पास आ चुकी है। खंडपीठ ने दिन के दूसरे पहर में जब मामले की सुनवाई करनी शुरू की तो सीनियर एडवोकेट जो हैं वो कपिल सिब्बल, वो राजद के जो सांसद हैं मनोज झा की तरफ से वो वकील हैं, और उन्होंने दलील दी कि 1 अगस्त को प्रकाशित जो मसौदा है मतदाता सूची है उसमें लगभग 65 लाख मतदाताओं को बिना किसी आपत्ति के बाहर करना अवैध है। हालांकि खंडपीठ ने कहा कि नियमों के अनुसार बाहर किए गए व्यक्तियों को शामिल करने के लिए आवेदन जमा करना होगा, केवल इसी स्तर पर किसी की आपत्ति पर विचार किया जाएगा। ये चुनाव आयोग ने खंडपीठ को बताया, नहीं यानी कोर्ट को बताया, और कोर्ट ने ये बात उनसे वापस में कही। इसके बाद कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि बिहार की अधिकांश आबादी के पास चुनाव आयोग द्वारा स्वीकार्य बताए गए दस्तावेज, वो जो 11 दस्तावेज हैं वो दस्तावेज नहीं है जो चुनाव आयोग मांग रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार के लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, यही बात मैं कह रहा हूँ। इस पर जस्टिस जो सूर्यकांत हैं उन्होंने कहा कि बिहार भारत का हिस्सा है, अगर उनके पास नहीं है तो दूसरे राज्यों के पास भी नहीं होंगे। सिब्बल ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये सब जो दस्तावेज हैं ये बहुत सीमित वर्ग के पास हैं। इस दलील पर आश्चर्य जताते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपको भारत का नागरिक साबित करने के लिए कुछ तो आपके पास होना ही चाहिए। हर किसी के पास कोई ना कोई प्रमाण पत्र होता है, सिम खरीदने के लिए भी इसकी जरूरत होती है, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह ऐसे सर्टिफिकेट तो होंगे ही। इसके बाद जस्टिस कांत ने आगे कहा कि बहुत बड़ा बहुत ही व्यापक तर्क है कि बिहार में किसी के पास ऐसे दस्तावेज नहीं हैं, उनके पास आधार और राशन कार्ड तो होंगे। ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि 2003 की सूची में शामिल लोगों को भी हालांकि दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है, गणना फॉर्म जमा कराने होंगे, ये कहा गया। कपिल सिब्बल ने इसमें ये बात कही कि आधार कार्ड को ये लोग मान नहीं रहे, राशन कार्ड को मान नहीं रहे हैं, और जॉब कार्ड को ये मान नहीं रहे। इसके बाद कहा कि बहुत गरीब लोग हैं वो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, कपिल सिब्बल ने कहा। और ये कहा कि 2003 की सूची में शामिल लोगों से भी फॉर्म क्यों मांगे जा रहे हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें भी सूची से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि मसला ये था कि ये कहा चुनाव आयोग ने कि 2003 तक जिनके नाम मतदाता सूची में हैं उनको दस्तावेज देने के दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि जिनके माता पिता के नाम 2003 की सूची में हैं, 2003 की वोटर लिस्ट में हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो नाती पोता हैं, वो सब भारत के ही नागरिक होंगे, क्योंकि उनके जो दादे परदादे हैं वो यहीं के नागरिक थे, वो उनके गार्जियन से यहीं के नागरिक थे। अब जस्टिस बागची ने पूछा कि आप जिन 65 लाख लोगों जिनको सूची से बाहर रखा गया है, जिनको बताया गया इनके नाम कट गए हैं, की बात कर रहे हैं, क्या वो 2003 की सूची में उनके नाम हैं? सिब्बल ने 2025 की सूची के संदर्भ में जवाब दिया, अभी जो नाम काटे गए हैं उसके संदर्भ में उन्होंने जवाब दिया। कि इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने स्पष्ट किया, जो चुनाव आयोग की तरफ से हैं, उन्होंने कहा कि 2003 की सूची में शामिल लोगों और उनके बच्चों को कोई फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है, और लगभग 6.5 करोड़ मतदाता इस श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें महज अटकलें हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि हमको ये प्रक्रिया पूरी करने दी जाए मिलॉर्ड, और ये 6.5 करोड़ के लगभग मतदाता हैं जिनको कोई फॉर्म देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो है विपक्ष के वकील जो हैं कपिल सिब्बल, आरजेडी के वकील कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि 7.9 करोड़ मतदाता हैं चुनाव आयोग के दावे के अनुसार, और 7 करोड़ 24 लाख जो मतदाताओं ने फॉर्म जमा किए हैं। लगभग 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 36 लाख लोगों को स्थानांतरित होने की बात कही जा रही है। सिब्बल ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने बिना कोई पूछताछ किए ये आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके बाद जस्टिस बागची ने कहा कि गहन संशोधन का उद्देश्य ये पता लगाना है कि क्या मृत या प्रवासी लोग मतदाता सूची में बने हुए हैं, यही तो पता लगाया जा रहा है, ये उन्होंने कहा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से जो वकील हैं प्रशांत भूषण प्रज्ञा जी, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नामों की सूची प्रकाशित नहीं की है जिनके नाम इन लोगों ने काट दिए हैं, जो और ना ही ये स्पष्ट किया है
कि जो मृत लोग हैं वो कौन हैं। आगे कहा कि नाम ना हटने के कारण, नाम जो हटा दिए गए हैं उसका कारण भी नहीं बताया। गायब जो हो गए हैं वो कौन लोग जो है गायब हो गए हैं। इसके बाद जो है बीच में चुनाव आयोग के जो वकील हैं द्विवेदी जी, उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि मसौदा मतदाता सूची और बाहर किए गए लोगों की सूची पार्टियों के बूथ स्तरीय एजेंटों के साथ साझा की गई। उन्होंने कहा कि कौन लोगों के नाम काटे गए हैं, कौन बाहर चले गए हैं, जो 65 लाख लोग हैं उनको हमने बूथ जो एजेंट हैं उनके साथ हमने वो सूची साझा कर ली है। अब इसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग ने अब अपनी वेबसाइट पर मसौदा मतदाता सूची को खोज योग्य नहीं बना दी, खोज योग्य नहीं बना दिया। मतलब उनकी जो वेबसाइट पर है वो ये मतदाता सूची हमको खोजने से नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि आज तक जो किया वो शरारती है। मतलब चुनाव आयोग को कह रहे हैं यहाँ पर प्रशांत भूषण कि आज तक जो किया वो शरारती है। 4 अगस्त तक मतदाता सूची का, तो मैं उन्हीं की भाषा में बता रहा हूँ कोर्ट के वर्ड्स में, 4 अगस्त तक मतदाता सूची का मसौदा खोजा जा सकता था, यानी मतदाता सूची खोजी जा सकती थी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। 4 अगस्त के बाद दस्तावेज नहीं खोजे जा सकते। वो कहते हैं कि जाकर राजनीतिक दल के बूथ स्तरीय एजेंट से पूछो। तो बूथ स्तरीय एजेंट से पूछने कौन जाएगा प्रज्ञा जी? अगर आपको ये मालूम करना है कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, वो नाम कौन हैं, किस बिरादरी के हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, क्या चुनाव आयोग ने कुछ शरारत तो नहीं की है इसमें? अगर आपको पता करना है तो इस प्रक्रिया को इतना कठिन कर दिया गया है कि आप बूथ एजेंट से जाकर पूछिए तो आपको मालूम चलेगा कि किन के नाम कटे हैं। भाई चुनाव आयोग बड़ा पारदर्शिता की बात करता है, बड़ा जो है इन सब चीज़ों की बात करता है। तो आप जिन लोगों के नाम कटे हैं उनको बूथ एजेंट से जाकर आप पूछेंगे जाकर कि भाई बूथ एजेंट भाई साहब बताओ जरा किसका नाम कट गया है। और नाम आपने काटे उसको आप प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। तो यही बात वो कह रहे हैं कि 4 अगस्त के बाद दस्तावेज खोजा आप नहीं जा सकता है इनकी वेबसाइट के ऊपर। और ये कहते हैं कि जाकर राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट से बात करो। एक नागरिक होने के नाते मुझे उनके दस्तावेज से क्यों नहीं पता होना चाहिए कि राजनीतिक दल के क्यों नहीं पता होना चाहिए, और राजनीतिक दल से या उनके एजेंट से हम पूछने क्यों जाएं, ये वहाँ कह रहे हैं। वकील वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग के पास ये निर्दिष्ट करने का अधिकार नहीं है कि केवल कुछ दस्तावेज ही स्वीकार किए जा सकते हैं। अब वो दस्तावेज पर, क्योंकि कई वकील इस मामले पर जो है बहस कर रहे थे आज विपक्ष की तरफ से, वहीं पर वकील वृंदा ग्रोवर हैं, उन्होंने कहा कि आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कुछ ही दस्तावेज, जिन दस्तावेजों को वो बताएगा उन्हीं दस्तावेज से कोई अपना नाम मतदाता सूची में करवा सकता है। और दस्तावेजों का निर्धारण संसद द्वारा पारित संशोधन के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी दस्तावेज हैं जिनसे कोई व्यक्ति वोटर बन सकता है उसको संसद में एक नियम बनाया जाए और उस नियम के जरिए ये बताया जाए कि भाई कौन कौन से दस्तावेज आप लगा सकते हैं। चुनाव आयोग कौन होता है ये कहने वाला कि फलाना दस्तावेज ढिमकाना दस्तावेज से आप ये अपना नाम मतदाता सूची में कर सकते हैं, या फिर आप आधार कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, ये बताने वाला चुनाव आयोग कौन होता है। ग्रोवर ने आगे कहा कि आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की अनुमति देने के लिए संसदीय संशोधन पारित किया गया था। ग्रोवर ने पूछा कि चुनाव आयोग को ये अधिकार कहाँ से मिलता है कि ये एक अधिकार बाह्य प्रक्रिया 11 दस्तावेजों को निर्दिष्ट करने की संसदीय प्रक्रिया कहाँ है। ये मतलब उन्होंने अपनी भाषा में कहा, उनका कहने का मतलब ये है कि जो वो 11 डॉक्यूमेंट जारी किए हैं, ये 11 डॉक्यूमेंट जारी करने का अधिकार उनको कौन देता है कि भाई यही डॉक्यूमेंट चलेंगे, बाकी के डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे। सीनियर एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, ये भी विपक्ष की तरफ से थे प्रज्ञा जी, इन्होंने दलील दी कि नागरिकता की कमी के आधार पर मतदाताओं को सूची से हटाना उचित प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस देश का नागरिक नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, अगर आप ये कह रहे हैं आपके हिसाब से यह है, तो उसके लिए कोई एक प्रक्रिया होनी चाहिए, कोई ढंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने नाम काट दिया और कहा जाओ नाम काट दिया, ठीक है, जाओ बूथ एजेंट से पूछो जाके किसका कटा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा कि जो विधानसभा चुनाव से मात्र 3-4 महीने पहले संभव नहीं है इतने लोगों का आपने पटापट नाम काट दिया, और एक प्रक्रिया होनी चाहिए। और वो प्रक्रिया जो है सिर्फ विधानसभा चुनाव से 3-4 महीने पहले संभव नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा आधार और EPIC स्वीकार करने से इनकार करने पर सवाल उठाया। कहा 2003 से 25 तक की मतदाता सूची में शामिल लोगों की नागरिकता का अनुमान लगाया
लगाया जाता है उन पर संदेह करने के लिए कुछ सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। इसके बजाय उन सभी को नागरिकता निर्धारण प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई नागरिक नहीं है इस देश का तो आप प्रूफ करिए ना कि प्रज्ञा मिश्रा इस देश की नागरिक नहीं है, भरत इस देश के नागरिक नहीं है। हर आदमी को आप बोल रहे हैं नागरिकता दिखाओ, नागरिकता दिखाओ, नागरिकता दिखाओ। किसी पर शक है, संशय है तो आप प्रूफ करिए कि भाई आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, हम आपका नाम काट रहे हैं। ये उन्होंने दलील दी। सिंघवी ने कहा कि आप 5 करोड़ मतदाताओं जो 2003 की बाद की मतदाता सूची में हैं, आप यानी आप 5 करोड़ मतदाताओं की नागरिकता पर अनुमान लगाकर संदेह नहीं कर सकते। अनुमान ये है कि वो नागरिक हैं जब तक कि कानून के अनुसार प्रक्रिया के माध्यम से अन्यथा स्थापित ना हो जाए। अगर आप 5 करोड़ लोगों को अमान्य घोषित करते हैं और उन्हें 2.5 महीने का समय दे, कह रहे हैं कि आप 5 करोड़ लोगों को ऐसे ही थोड़ी आप कह सकते हैं कि भाई आप जो है इस देश के नागरिक नहीं है। खैर आगे जस्टिस जो सूर्यकांत हैं वो जवाब देते हैं, कहते हैं कि अगर 5 करोड़ मतदाताओं को अमान्य घोषित किया जाता है तो न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए मौजूद है। उन्होंने कहा आप चिंता न करिए, हम लोग करेंगे। अगर ऐसे 5 करोड़ लोगों की बात आप कर रहे हैं तो हम करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या हमें सबको ये समझाना होगा कि अगर हमें कुछ संदिग्ध लगता है तो क्या हम उन सभी को शामिल नहीं कर सकते। मतलब जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग की तरफ से बोलते हुए कहा कि अगर हमें सब कुछ संदिग्ध लग रहा है तो हम उन सभी को शामिल नहीं कर सकते, सब संदिग्धों को। यहाँ पर सिंघवी ने कहा कि आज मतदाता सूची में संशोधन की कार्यप्रणाली की आड़ में वो नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी को उलट रहे हैं। कह रहे हैं कि अपनी नागरिकता साबित करो, वो भी 2.5 महीने में। ठीक है। इसके बाद लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी 1995 का जो है 100 के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये भी बताया गया कि भाई चुनाव आयोग नागरिकता साबित करने वाला कौन होता है, गृह मंत्रालय करे। सिंघवी ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले ही 5 या 10 चुनावों में मतदान कर रखा है बिहार के भीतर, प्रज्ञा जी, और सूची को पलट नागरिकता का निर्धारक नहीं बना सकते। ये भी कहा कि जो लोग वर्षों से मतदाता हैं उन्हें दस्तावेज क्यों दिखाने होंगे। अगर नागरिकता को लेकर कोई संदेह है तो विदेशी अधिनियम के तहत एक प्रक्रिया निर्धारित है। इस संदर्भ में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असम में कोई विदेशी न्यायाधिकरण नहीं है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति किसी अर्ध न्यायिक मंच के बिना रह जाता है। अब ये बात वो यहाँ पर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में न्यायाधिकरण नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि असम जहां न्यायाधिकरण है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत हो, लेकिन बिहार में, मैं उन्हीं की भाषा में पढ़ रहा हूं, बिहार में हर तरह का अप्राकृतिक अन्याय हो। राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने व्यक्तित्व रूप से उपस्थित होकर कहा कि 65 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करके बड़े पैमाने पर वंचित किया जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि बहिष्कार एसआईआर के कार्यान्वयन की विफलता नहीं बल्कि प्रक्रिया की मूल संरचना की विफलता है। उन्होंने कहा कि भाई योगेंद्र यादव भी उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया ही फर्जी है, बेकार है। उन्होंने कहा कि एक ही झटके में बिहार में मतदान के योग्य वयस्कों का प्रतिशत घटकर 88% रह गया। अब और भी मतदाता सूची से नाम हटाए जाएंगे। भारत सरकार के आधिकारिक अनुमान के अनुसार बिहार में वयस्क जनसंख्या 8 करोड़ 18 लाख है। इसलिए बिहार की एक अच्छी मतदाता सूची में 8.18 लाख मतदाता होने चाहिए। पहले से ही 29 लाख मतदाताओं की कमी है। यादव ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य उन्हें शामिल करना होना चाहिए, न कि उनके नामों को काटना होना चाहिए जो बिहार में युवा हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि पूरी देश में पहली संशोधन प्रक्रिया है जिसमें कोई नाम नहीं जोड़ा गया है और केवल नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी घर घर गए, उन्हें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे शामिल किया जाना चाहिए था या गहन विलोपन प्रक्रिया थी। यह संशोधन नहीं है। यहाँ पर योगेंद्र यादव बिल्कुल क्लियर कट प्रज्ञा जी इस बात को कह रहे हैं कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसमें ऐसा दिखाई देता है कि चुनाव आयोग सिर्फ नाम काटने पर आमादा है, नाम काट रहा है, जबकि एसआईआर ये संशोधन की प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ इनके नाम काटने की प्रक्रिया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रक्रिया में अपील के लिए पर्याप्त समय नहीं छोड़ा गया है। 30 सितंबर को सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। जब तक अपील दायर की जाएगी तब तक विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को भी सूची से बाहर रखा जा सकता है। बहुत बड़ी बात यहां पर योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर उठाई। दर्शकों,
जो कोर्ट के भीतर हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं और आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। आगे योगेंद्र यादव क्या कहते हैं? आगे योगेंद्र यादव कहते हैं किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से बाहर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। और ये बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर कही। इस तरफ भी ध्यान योगेंद्र यादव ने खींचा तो राजनीतिक दलों के कान खड़े हो गए कि भाई चुनाव प्रक्रिया, ये जो एसआईआर बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम काटे जा रहा है, जोड़ने की तो बात ही नहीं हो रही। योगेंद्र यादव ने कहा कि नाम काटने में तो ये भी है कि जो उम्मीदवार हैं उनके भी नाम उड़ा दिए जाएंगे। आगे योगेंद्र यादव कहते हैं कि किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से बाहर करने का सबसे अच्छे तरीका है। उन्होंने कहा कि विशिष्ट सामाजिक आर्थिक समूह के बाहर होने को लेकर चिंताएं हैं। हटाए गए महिला मतदाताओं की संख्या हटाए गए पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है। महिलाओं में मृत्यु दर पुरुषों से अधिक नहीं है। अधिकांश प्रवासी श्रमिक पुरुष हैं, इसलिए महिलाओं के नाम हटाए जाने का उच्च प्रतिशत हैरान करने वाला है। योगेंद्र यादव ने ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के भीतर कोर्ट रूम में कही हैं दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे योगेंद्र यादव ने कहा कि अदालत के समक्ष उन्होंने 2 व्यक्तियों को भी पेश किया और कहा कि उन्हें मृत घोषित कर दिया है और बिहार के मसौदा मतदाता सूची से उनके नाम हटा दिए गए हैं। अपने साथ 2 लोगों को लेकर भी योगेंद्र यादव कोर्ट के भीतर गए थे। और चुनाव आयोग के वकील ने आपत्ति जताते हुए पूछा कि अदालत में क्या नाटक चल रहा है। चुनाव आयोग के वकील ने इस बात को कहा कि अदालत में ये सब क्या नाटक चल रहा है कि आप ये जो गवाह ये ले आए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा इस प्रक्रिया में कुछ अनजाने में हुई त्रुटियां हो सकती हैं, जिसके लिए प्रक्रिया में ही उपाय दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह समझाया था चुनाव आयोग ने कि अभी जो नाम वाम कट गए हैं और जो उड़ गए हैं लोगों के नाम, ये कोई आपत्ति करेगा कि भैया हमारा उड़ गया तो हम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई मरे हुए का चढ़ गया तो कोई आपत्ति करेगा भैया फलाने मर गए तो फिर हम उनका नाम काट देंगे। कोई जिंदा है और वो मर गया हमने बता दिया है तो बाद में उसको हम जिंदा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाती, इंसानों से होती, हमसे हो जाती। तो वही बात उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ अनजाने में त्रुटियां हो सकती हैं, जिसके लिए प्रक्रिया में ही उपाय दिए गए हैं। इसी चीज को उन्होंने उपाय कहा। आगे चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि अदालत के समक्ष नाटक करने के बजाय योगेंद्र यादव को उन दोनों व्यक्तियों के फॉर्म अपलोड करवाने में मदद करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो द्विवेदी जी हैं, जो वकील हैं चुनाव आयोग के, वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर गवाह लेकर आ गए हैं, जो ये इस बात को कह रहे हैं कि भैया हमारा नाम, हमको भी जो है यहाँ पर इसमें दिक्कत दे रहे हैं ये लोग और उनको मृत घोषित कर दिया गया है जबकि हम जिंदा हैं। और तो यहाँ पर चुनाव आयोग के वकील इस बात को नाटक कह रहे हैं कि इस बात को, इसका नाटक करने के बजाय जो है आपको इसको इन व्यक्तियों के फॉर्म को अपलोड करवाने में इनकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों आप ये देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में चोरी पकड़ी जाती है, जब चोरी पकड़ी गई, जब वो 2 लोग भी कोर्ट में आ गए, और ऐसे 2 लोग नहीं है, ऐसे 2000 लोग होंगे, ऐसा नहीं है। योगेंद्र यादव तो 2 ही लोगों को लेकर आए थे जिनको मरा दिखा दिया गया, जो जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंच गए, तो ऐसे कितने लोग होंगे। और यहाँ पर जो है योगेंद्र यादव को द्विवेदी जी जो है वो ज्ञान दे रहे थे कि आप इन लोगों के फॉर्म अपलोड करवाने में मदद की है, नौटंकी ना करिए। जब बहुत सारे लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि जज साहब ने योगेंद्र यादव को ये कह दिया, फलाना कह दिया, जज साहब ने कहा कि यहाँ नौटंकी ना करो, जबकि सत्य बात ये है, सत्य खबर ये है, सच ये है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील इस बात को कह रहे हैं, द्विवेदी जी वो इस बात को कह रहे हैं कि अदालत के समक्ष नाटक करने के बजाय यादव को उन व्यक्तियों के फॉर्म अपलोड करवाने में मदद करनी चाहिए। अब जो है सुनवाई कल बुधवार को भी जारी रहेगी। प्रज्ञा जी खत्म करना चाहती हैं इस वीडियो को। जबकि जस्टिस बागची जी, ये बात ठीक है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में शब्दशः क्या कुछ हुआ, क्योंकि आज सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जो भी कार्रवाई हुई है, क्योंकि एक तरीके से फटकार लगाई गई है चुनाव आयोग को, और सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि तरह तरह की बातें चल रही हैं। एक बात जो भरत जी ने योगेंद्र यादव जी वाली बोली, उसमें ये मैं जोड़ना चाहूंगी कि जस्टिस बागची ने ये कहा कि कोर्ट सहमत हो या फिर ना सहमत हो, लेकिन मिस्टर यादव ने दलीलें बहुत सही पेश करी हैं। तो ये बात आज सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। तो फिलहाल जो कुछ हो रहा है हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को रद्द करने को लेकर के जो दलीलें दी गई, चाहे वो कपिल सिब्बल की तरफ से हो, चाहे वो योगेंद्र यादव की तरफ से हो, वो सब कुछ हमने आपको बताया। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।